हेलो दोस्तों, एमपी टेट ग्रेड 3 सीरीज में आपका स्वागत है। अभी हम भोजन के घटक यानी कि पोषक तत्व की टॉपिक पढ़ रहे हैं। इसके अंतर्गत हमने कार्बोहाइड्रेट, वसा और प्रोटीन का अध्ययन कर लिया है और अब हम जल का अध्ययन करने वाले यानी कि जो बृहद पोषक तत्व हैं यानी कि मैक्रोन्यूट्रिएंट्स हैं, उनमें हमने 3 का अध्ययन कर लिया। एक अंतिम जो जल है उसका अध्ययन हमें करना है। तो जल के बारे में आपको पता ही है कि जल का जो केमिकल फॉर्मूला होता है, मान लीजिए वो है H2O, आपको पता ही है। जल क्या है दरअसल? जल एक इनऑर्गेनिक मतलब अकार्बनिक, ट्रांसपेरेंट, टेस्टलेस, ऑर्डरलेस, यानी कि ऑर्डरलेस मतलब सुगंध या स्मेल नहीं है उसमें। इसके अलावा वो कलरलेस भी है, नियरली कलरलेस बोल सकते हैं, क्योंकि थोड़ा बहुत तो कलर दिखता है जो भी कलर हो उसका, लेकिन फिर भी उसे कलरलेस ही माना जाता है, वो कलरलेस है। ठीक है, तो इतनी चीजें तो आपको पहले से पता है। और आपको ये भी पता है दरअसल कि जल जो है वो प्रकृति में तीनों अवस्थाओं में पाया जाता है। पृथ्वी के लगभग 71% भाग में जल है और वह जल किस किस रूप में है? तीनों रूपों में है, जैसे कि द्रव अवस्था में है, तरल अवस्था में, नदियों में है, तालाबों में है, समुद्र में है। इसके अलावा वो बर्फ की अवस्था में भी है, जमा हुआ भी है, ग्लेशियर्स है बहुत सारे। हिमालय पर आप देखिए, दोनों पोल्स पे आप देखिए। हाँ, अगर आप अंटार्कटिका की बात करें तो वहां पर बर्फ ही बर्फ है। इस तरह से बर्फ के रूप में और फिर वायुमंडल में भी जलवाष्प के रूप में जल की उपस्थिति है। ठीक है, और भी आप बातें जानते हैं कि जल का हिमांक और गलनांक दरअसल बराबर होता है। हिमांक का मतलब कि वह तापमान जिस पर कोई वस्तु जम जाती है वह हिमांक कहलाता है, और वह तापमान जिस पर कोई वस्तु गल जाती है वो गलनांक कहलाता है। तो हिमांक यानी फ्रीजिंग पॉइंट, गलनांक मतलब मेल्टिंग पॉइंट, दोनों ही बराबर हैं किसके? जल के। 0 डिग्री यानी 0 डिग्री पर ही वह जम जाता है, 0 डिग्री पर वह पिघल जाता है। अगर हम क्वथनांक की बात करें, बॉइलिंग पॉइंट की बात करें तो 100 डिग्री है, यानी कि 100 डिग्री पर वह उबलने लगता है। इसके अलावा अगर हम जल की डेंसिटी की बात करें तो डेंसिटी या घनत्व की बात करें तो 997 किलोग्राम पर मीटर क्यूब, 997 केजी पर मीटर क्यूब जो है वो इसकी डेंसिटी है, जल की डेंसिटी। और अगर कुछ बातें आप जल के बारे में जानना चाहते हैं तो थोड़ा सा मानव शरीर के बारे में जान लीजिए कि मानव शरीर के लगभग 70 से 75% भाग में जल है। तो जल कितना महत्वपूर्ण है इस बात को आप समझिए। जैसे आज की डेट में आपको क्या लगता है सबसे महत्वपूर्ण क्या है जीवन के लिए? तो आप कहेंगे ऑक्सीजन सबसे महत्वपूर्ण या हवा सबसे महत्वपूर्ण। हवा में भी ऑक्सीजन वो सबसे महत्वपूर्ण है। क्यों? क्योंकि अगर वो नहीं होगी तो 2 मिनट में ही आपका काम हो जाएगा, 2-3 मिनट जितना भी टाइम लगे। लेकिन ऐसा नहीं है कि ऑक्सीजन सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि ऑक्सीजन अगर सबसे महत्वपूर्ण होती तो जब पृथ्वी पर जीवन आया तब ऑक्सीजन पृथ्वी पर थी नहीं। क्या हम मंगल ग्रह पर जीवन की संभावनाओं तलाशते हैं तो ये देखते हैं क्या वहां पर ऑक्सीजन है? नहीं, हम देखते हैं क्या मंगल ग्रह पर पानी है। क्यों? क्योंकि जीवन के लिए जो सबसे जरूरी चीज है वो पानी है। यानी कि पृथ्वी पर जब जीवन आया, जीवन की उत्पत्ति हुई, तब उस समय पृथ्वी पर ऑक्सीजन नहीं थी, उस समय जल था। ठीक है, तो ये बात ध्यान रखिए कि जीवन की उत्पत्ति के लिए, जीवन के लिए सबसे आवश्यक तत्व तो जल है। ठीक है, अब यहां पर थोड़ा सा और समझ लीजिए कि आखिर जल का मानव शरीर में क्या रोल है। तो जो मेटाबॉलिक एक्टिविटी होती है, उपापचयी क्रियाएं जिन्हें आप कहते हैं, उनके लिए जल दरअसल माध्यम उपलब्ध कराता है और उन्हें नियंत्रित भी करता है। जो मेटाबॉलिज्म जो होता है हमारे शरीर में, उसको नियंत्रित करना। देखिए, हमने पहले ही दिन बात की थी कि आप अगर पोषक तत्वों को वर्गीकृत करें तो एक वर्गीकरण तो यही है कि मैक्रो एंड माइक्रो। लेकिन एक वर्गीकरण अगर उपयोगिता के आधार पर देखें तो हमने एक वर्गीकरण किया था शुरू में ही कि ऊर्जा देने वाले पोषक तत्व, जैसे कि कौन? वसा और कार्बोहाइड्रेट। फिर हमने देखा था संरचना बनाने वाले पोषक तत्व, प्रोटीन। फिर हमने देखा था कि जो मेटाबॉलिक एक्टिविटीज होती है उनको नियंत्रित करने वाले जो पोषक तत्व, उसमें हमने देखा था जल, हमने देखा था खनिज लवण।
ठीक है। तो जल जो है वो मेटाबॉलिक एक्टिविटीज को कंट्रोल करता है, उनके लिए माध्यम उपलब्ध कराता है। ठीक है, जल के बारे में कुछ और इंटरेस्टिंग बातें अगर आप जानना चाहती हैं तो जैसे कि सामान्यतः सभी पदार्थ जो होते हैं, सामान्यतः कोई पदार्थ जो है जमने के बाद उसका आकार कम हो जाता है, यानी कि वह सिकुड़ जाता है। लेकिन जल एक ऐसा पदार्थ है जो जमने के बाद उसका आकार बढ़ जाता है। सामान्यतः आपने देखा होगा ठंड वगैरह में जो सिंचाई के पाइप वगैरह, पाइपलाइन वगैरह डली रहती है, वाटर सप्लाई की पाइपलाइन जो होती है वो कभी कभी फट जाती है। वो क्यों फट जाती है? क्योंकि उनके अंदर का पानी जो है बहुत अधिक ठंड के कारण जम जाता है, और अगर वो जम गया यानी कि पानी अगर बर्फ में बदल गया तो उसका आकार बढ़ जाता है, इसलिए कभी कभी वो पाइप फट जाती है। तो ये बात ध्यान रखिए। और अगर कुछ इंटरेस्टिंग बातें अगर आप जानना चाहते हैं जल के बारे में तो वो ये है कि कोई भी पदार्थ सामान्यतः जब वह ठोस अवस्था में होता है तो अपनी द्रव अवस्था की तुलना में अधिक भारी होता है, लेकिन पानी एक ऐसा पदार्थ है जो जब ठोस अवस्था में होता है तो वह अपनी द्रव अवस्था की तुलना में हल्का होता है, यानी कि बर्फ जो होगा वो पानी से हल्का होगा या हल्की होगी, तभी तो है पानी पर तैरती है। और अगर कोई इंटरेस्टिंग बात अगर आप जानना चाहें कि बर्फ पानी पर तैर रही है, अगर वो कुछ समय बाद पिघल जाए, सामान्यतः बात है कि पिघलेगी, ठीक है, बर्फ जब पिघल जाएगी तो जो पानी है उसके जल स्तर में कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। सामान्यतः हम सोचते हैं कि घट जाएगा कि बढ़ जाएगा। देखिए ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम से पूछा गया है कि अगर कोई बर्फ पानी पर तैर रही है और बर्फ अगर पिघल जाएगी तो जल स्तर पर दरअसल क्या प्रभाव पड़ेगा? बढ़ जाएगा, घट जाएगा, अपरिवर्तित रहेगा? तो ध्यान रखिएगा कि अपरिवर्तित रहेगा, यानी कि कोई प्रभाव उस पर नहीं पड़ेगा। और आप अगर कुछ और इंटरेस्टिंग जानना चाहते हैं तो जैसे कि आप देखते हैं कि पानी में करंट लग जाता है, यदि आप नदी में नहा रहे हैं और यदि कोई करंट डाल दे उसमें तो आपको करंट लग सकता है, यदि आप बहुत ज्यादा दूरी पर नहीं है। ऐसा भी नहीं है कि नदी में कहीं भी डोरी आपने डाल दी तो जहां जहां भी लोग नहा रहे होंगे सबको करंट लग जाएगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ठीक है, लेकिन एक छोटी डिस्टेंस है तो करंट लग जाता है, यानी कि हम समझते हैं कि पानी जो है वो विद्युत का सुचालक होता है, जबकि ऐसा नहीं। स्वच्छ जल जो होता है वह विद्युत का कुचालक होता है, लेकिन उसके अंदर जो कुछ आयंस पाए जाते हैं, कुछ इंप्योरिटीज पाई जाती है, अशुद्धियां पाई जाती हैं, उन अशुद्धियों के कारण, पानी में पाई जाने वाली अशुद्धियों के कारण पानी जो है, जल जो है वो विद्युत का सुचालक हो जाता है। ये कह सकते हैं कि सुचालक की तरह व्यवहार करने लगता है, जबकि वह सुचालक नहीं होता। ये बात ध्यान रखिएगा। स्वच्छ जल या शुद्ध जल को क्या कहते हैं? तो एक नाम बोलते हैं आशुद्ध जल, इंग्लिश में बोलते हैं डिस्टिल्ड वाटर। तो डिस्टिल्ड वाटर आपने सुना होगा, बैटरी वगैरह में डालते हैं डिस्टिल्ड वाटर ले आओ, डिस्टिल्ड वाटर ले आओ, तो मिलता है बढ़िया 5 लीटर का, जितना भी आपको खरीदना होगा, कहना 60 रुपए का, 50 रुपए का। तो वो डिस्टिल्ड वाटर दरअसल वाटर ही है, उसमें कुछ नहीं है, वो शुद्ध है दरअसल, और वो आप अपनी बैटरी में डालते हैं। कभी कभी लोग बोल देते हैं कि बैटरी ले जाइए, अपना घर का पानी ही डाल लीजिएगा, तो अपन को लगता है पानी डाल देंगे खराब तो नहीं हो जाएगा। कभी कभी लोग पानी भी डाल देते हैं, नहीं होती जनरली खराब, क्योंकि बहुत ज्यादा अशुद्ध जल तो हमारे यहाँ नहीं होता है, फिर भी थोड़ा बहुत अशुद्धियां तो उसमें होती है। इसलिए लोग ये सावधानी बरतने के लिए कि बैटरी खराब हो, इसलिए उसमें अशुद्ध जल यानी कि डिस्टिल्ड वाटर ही डालते हैं। वर्षा का जो पानी होता है वो डिस्टिल्ड वाटर होता है, बारिश का जो पानी होता है वो डिस्टिल्ड वाटर होता है, मतलब पूरी तरह से वो शुद्ध होता है। लेकिन बात वही है कि एसिड रेन भी अपना एक कॉन्सेप्ट है, हमने एसिड रेन पढ़ा हुआ है कि कार्बन डाइऑक्साइड है, सल्फर की ऑक्साइड है, नाइट्रोजन की ऑक्साइड है, वायुमंडल में ये ऑक्साइड है, और ये ऑक्साइड पानी से क्रिया करके सल्फ्यूरस एसिड बनाते हैं, कार्बोनिक एसिड बनाते हैं, नाइट्रिक एसिड बनाते हैं, और अम्ल वर्षा होती है। तो बात वही है कि सामान्य वर्षा में भी कार्बनिक अम्ल, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड तो है ही, अगर प्रदूषण नहीं भी है तब भी कार्बन डाइऑक्साइड है। अगर वायु प्रदूषित नहीं है, बहुत स्वच्छ वातावरण है, तो आप कहेंगे अरे पानी तो रोज साफ गिरेगा बारिश में, तो ऐसा नहीं। कितना भी स्वच्छ वातावरण हो, कार्बन डाइऑक्साइड तो होगी, और जब कार्बन डाइऑक्साइड होगी तो वह पानी से क्रिया करके कार्बोनिक एसिड बना देगी, और वह कार्बोनिक एसिड पानी के साथ आएगा, यानी कि पानी कुछ मात्रा में तो अम्लीय होगा ही। वर्षा जो होती है वो डिस्टिल्ड वाटर के रूप में होती है, लेकिन बीच में कुछ केमिकल रिएक्शन होती है जिसके कारण से थोड़ा सा
मतलब ये कह सकते हैं थोड़ा सा एसिडिक हो जाता है, थोड़ा सा अम्लीय हो जाता है। ठीक है, तो ये बात भी आप समझने की कोशिश करें। तो आगे बढ़ते हैं। जल का जो पीएच है वो दरअसल 7 मान सकते हैं हम, क्योंकि जल, अगर हम शुद्ध जल की बात करें तो वह ना ही अम्लीय और ना ही क्षारीय होता है, यानी कि वह उसकी प्रकृति में उदासीन होता है। इसलिए जल का पीएच जो है वो हम 7 मान के चलेंगे कि जल का पीएच 7 होता है। मतलब ये ध्यान रखिएगा कि वह उदासीन प्रकृति का होता है, ना ही अम्लीय और ना ही क्षारीय। इसके अलावा एक एनामेल करके एक पदार्थ होता है, जो दांतों की ऊपरी परत जो होती है वो दरअसल एनामेल की ही बनी होती है। एनामेल मानव शरीर का सबसे कठोर भाग है, सबसे कठोरतम। अब वो क्यों है ये भी समझ लीजिए। यहाँ हम क्यों पढ़ रहे हैं कि उसमें पानी की न्यूनतम मात्रा पाई जाती है, यानी कि हमारे शरीर में जितने भी पार्ट्स हैं, जो कुछ भी है, उस सब में अगर सबसे कम पानी की बात की जाए कि सबसे कम पानी काय में है तो वो एनामेल में है। उसके अलावा अगर आप कुछ और इंटरेस्टिंग फैक्ट जानना चाहते हैं पानी के बारे में, तो पानी का जो घनत्व होता है वो दरअसल 4 डिग्री सेल्सियस पर सर्वाधिक होता है। यानी कि अगर आप 0 से उसको थोड़ा सा गर्म करेंगे तो घनत्व उसका बढ़ता जाएगा और 4 डिग्री पर मैक्सिमम हो जाएगा और फिर उसके बाद घटता जाएगा। ऐसे इसका जस्ट अपोजिट होगा कि आयतन घटता जाएगा फिर बढ़ेगा। देखिए ये बहुत इंटरेस्टिंग चीज है कि 4 डिग्री पर, 0 डिग्री पर ऐसा नहीं, 4 डिग्री तक उसका घनत्व बढ़ेगा फिर घटेगा। इस तरह से वो ग्राफ जाएगा कि अगर डेंसिटी और टेम्परेचर का ग्राफ अगर हम देखें तो पहले बढ़ेगी और फिर घटेगी। तो सबसे ज्यादा डेंसिटी जो होती है 4 डिग्री सेल्सियस या 39.2 फ़ारेनहाइट, 39.2 डिग्री फ़ारेनहाइट या 4 डिग्री सेल्सियस पर डेंसिटी लगभग 1 ग्राम पर मिलीलीटर, यानी कि 1 किलोग्राम पर मीटर क्यूब, लगभग बिल्कुल समान। लगभग कहते हैं मतलब बहुत ज्यादा एग्जैक्ट नहीं है, लेकिन लगभग एक समझ लीजिए कि एक डेंसिटी कब होती है जल की 4 डिग्री सेल्सियस पर या 39.2 डिग्री फ़ारेनहाइट पर। इसके अलावा और इंटरेस्टिंग बातें जानना चाहते हैं तो आपको पता ही है कि जल यूनिवर्सल सॉल्वेंट है, यानी कि सार्वत्रिक विलायक है, जिसमें अधिकांश चीजों को घोला जा सकता है। इसके अलावा आपने वाटर बॉटल देखी होगी, पानी वाटर में एक्सपायरी डेट लिखी रहती है, तो दरअसल वो पानी की एक्सपायरी डेट नहीं होती है, वो बॉटल की एक्सपायरी डेट होती है। और अब चूंकि पानी की बात आ गई है, एक्सपायरी की बात आ गई है, थोड़ा सा मैं गंगा जी का जो जल होता है उसके बारे में भी बात कर लेता हूँ कि जो गंगा नदी का जल होता है वो इतना पवित्र बोलते हैं लोग कि बहुत पवित्र है, वो खराब नहीं होता। आप उसे लेके आए, सालों तक वो घर में रखा रहता है, लेकिन किसी प्रकार का कोई उसमें बैक्टीरिया फंगस इस टाइप से कुछ नहीं होता। जनरली पानी को बैक्टीरिया खराब करते हैं, ठीक है। अब गंगा नदी का जल क्यों खराब नहीं होता, उसका एक कारण है कि गंगा नदी का जो जल है उसमें बैक्टीरियोफेज पाए जाते हैं। अब ये बैक्टीरियोफेज क्या है, पीएससी एग्जाम में पर प्रश्न पूछा गया कि बैक्टीरियोफेज क्या है। तो बैक्टीरियोफेज दरअसल एक वायरस है जो बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करता है, ठीक है। तो जो बैक्टीरिया पानी को खराब करने के लिए आते हैं जब, तो ये बैक्टीरियोफेज जो गंगा नदी के जल में है वो उन बैक्टीरिया को इन्फेक्ट कर देता है और बैक्टीरिया मर जाते हैं। इसलिए वो बैक्टीरिया पानी को खराब ही नहीं कर पाते। इसलिए गंगा नदी का जल लंबे समय तक रखा रहता है और वो खराब नहीं होता। तो ये बात ध्यान रखिएगा कि गंगा नदी के जल में बैक्टीरियोफेज पाए जाते हैं, जो कि एक प्रकार के वायरस होते हैं जो कि बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करते हैं। इसलिए बैक्टीरिया जल को खराब नहीं कर पाते। अब सामान्यतः वही बात है कि अब हर नदी जिस तरह से प्रदूषित हो रही है तो गंगा नदी भी प्रदूषित हो रही है। तो अगर आप सोचेंगे कि बाकायदा अच्छा बहुत साफ पानी चाहिए तो अब हरिद्वार से भरना है, हरिद्वार के बाद और जगह से, कानपुर से, कहीं और से मान लीजिए, तो बड़ी दिक्कत वाली बात है कि अब तो नदी बहुत प्रदूषित हो गई। लेकिन अगर आप वहीं चले जाएं गंगोत्री गोमुख, वहां से लेके आए तो बाकायदा स्वच्छ बिल्कुल पानी, जैसे बिस्लरी जो पानी आता है वो पूरी तरह से शुद्ध नहीं है, ठीक है, थोड़े बहुत उसमें ये कह सकते हैं कि अशुद्धियां हैं, लेकिन एक लेवल फसाई ने भी एक लेवल फिक्स कर दिया है कि चलो इतना अगर अशुद्ध है पानी तो चल जाएगा, क्योंकि अब पूरी तरह से शुद्ध बचा ही नहीं ना। बचा है तो कहाँ, वहीं
गंगोत्री जाइए, गौमुख जाइए, वहां पर साफ पानी मिल जाएगा आपको। तो जो मतलब महंगी वाली बॉटल्स आती है पानी की, चाहे वो बिस्लरी का ही ब्रांड क्यों ना हो, वेदिका, जो वेदिका ब्रांड, वेदिका जो पानी आता है दरअसल वो काफी महंगा होता है, और अच्छे बड़े शॉपिंग मॉल्स में अगर आप पिक्चर वगैरह देखने जाएंगे तो वहां पर आपको पानी मिलेगा कि पता चला आधा लीटर 50 रुपए का मिला। ठीक है, तो इस तरह से अगर आप वहां वेदिका ब्रांड का पानी खरीदते हैं, हिमालय में भी कुछ ब्रांड आते हैं, लिखा होता है सीधा फुट हिल्स ऑफ हिमालय, सीधा वहीं से गौमुख से, गंगोत्री से वो पानी आ रहा है, बहुत साफ। तो अगर आप इतना साफ पानी पीना चाहते हैं तो बाकायदा शॉपिंग मॉल में बड़ी से वहां पिक्चर देखने जाए, वहां से पानी पिए। ठीक है, उनमें बैक्टीरियोफेज होगा और वो पानी पूरी तरह से शुद्ध होगा। ठीक है, तो पानी के बारे में कुछ इंटरेस्टिंग बातें, कुछ ऐसी बातें जो एग्जाम में पूछी जाती, लगातार पूछी जाती, वो हमने पढ़ी। पानी के बारे में और भी अगर कुछ फैक्ट जो है वो यहाँ पर छूट गए हैं तो उन्हें हम अपने इंस्टा पेज पर, फेसबुक पेज पर उपलब्ध करा देंगे। आज की क्लास का क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। इस क्वेश्चन का आंसर जो है आप कमेंट बॉक्स में जरूर दें। एक बार फिर कह रहा हूं कि आप आंसर कमेंट जरूर करें। ठीक है, आपकी कमेंट हमें मोटिवेशन देती है, इसलिए आप कमेंट जरूर करें और आंसर जरूर दें। आपका आंसर हमें बताता है कि आपने पूरे लेक्चर को बड़े ध्यान से देखा है। थैंक यू।